हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और सब बढ़िया। देखो, अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि परमाणु भार, क्या पढ़ा था? परमाणु भार। सेकंड आपने पढ़ा था औसत परमाणु भार, क्योंकि आपको पता है जितनी भी गणनाओं में हम परमाणु भार का उपयोग करते हैं वो औसत परमाणु भार रहता है। और आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल रहती है उसमें भी औसत परमाणु भार ही लिखा जाता है, औसत परमाणु भार ही लिखा जाता है। क्योंकि परमाणु भार और औसत परमाणु भार में मैंने अंतर बताया कि परमाणु भार तो क्या एक परमाणु का या किसी समस्थानिक का एक निश्चित का भार होता है, लेकिन औसत परमाणु भार क्या है? किसी तत्व में उपस्थित विभिन्न जो परमाणु हैं या समस्थानिक हैं उन सभी का क्या होता है? भार होता है। क्या होता है? भार। और भार भी कैसे निकालते हैं औसत परमाणु भार को? औसत परमाणु भार मैंने बताया था, भार का गुणा उसकी उपलब्धता, प्रकृति में कितनी उपलब्धता है उससे निकालते हैं। और मैंने फॉर्मूला बताया था W1x1 प्लस W2x2। और यदि x 2 से अधिक आइसोटोप हैं या समस्थानिक हैं तो W3x3। और कितने का भाग दिया था मैंने? 100 का भाग दिया था। और क्या निकाला था? औसत परमाणु भार। परमाणु भार मैंने बताया था AMU में इसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट थी कार्बन 12 क्या मानी गई? कार्बन 12। और AMU में मैंने कैसे निकाला था? किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट का द्रव्यमान, जो कि कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान था उसका हमने क्या दिया था? भाग दिया था। क्या दिया था? भाग। और AMU में परमाणु का द्रव्यमान या भार आ जाता था। क्या आ जाता था? द्रव्यमान। अब परमाणु भार मैंने निकाल दी AMU में। औसत परमाणु भार क्या है? जितने भी तत्व के परमाणु हैं उसमें उपस्थित समस्थानिकों के तत्वों के गुणनफल का जो योग होता है वो क्या होता है? औसत परमाणु भार होता है। और पीरियोडिक टेबल में भी औसत परमाणु भार को लिखा जाता है। फिर हम नेक्स्ट बात की थी, आपको पता है परमाणु से किसका निर्माण होता है? अणु का। किसका निर्माण होता है? अणुओं का। तो अणु इसी को कहते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान या आणविक भार। क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान। इसमें क्या था? जो CH4 है। क्या है? CH4 है, H2 है, H2O है, ये क्या है? सभी अणु हैं। इन अणुओं में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का जो भार है, अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं के भार का जो गुणनफल का योग है, भार के गुणनफल का योग है, वही क्या है? आणविक द्रव्यमान। क्या है? आणविक द्रव्यमान। क्या है? आणविक द्रव्यमान। और फिर नेक्स्ट मैंने एक और बताया था सूत्र द्रव्यमान। क्या बताया था? सूत्र द्रव्यमान। और सूत्र द्रव्यमान के बारे में क्या बताया था कि इसमें तो अणु परमाणु थे। क्या थे? अणु परमाणु। लेकिन यदि यदि अणु परमाणु ना होकर अवयवी कण में क्या हो? आयन हो। क्या हो? आयन हो। जैसे NaCl 2 आयनों में रहता है, Na++ Cl-, Na++ Cl-। और Na का मैंने बताया था 23 और Cl का मान क्या था? 35.5। और दोनों का योग करके क्या बताया था? 58.5। तो ध्यान रखना है, सूत्र जो द्रव्यमान होता है आयनिक यौगिकों के लिए निकाला जाता है। किसके लिए निकाला जाता है? आयनिक यौगिकों के लिए निकाला जाता है। जबकि आणविक द्रव्यमान अणुओं के लिए निकाला जाता है। औसत परमाणु द्रव्यमान परमाणुओं के द्रव्यमानों का कितना भार है, उसकी कितनी प्रकृति में प्रेजेंस है, एफिशिएंसी उपलब्धता है, उसका जो गुणनफल है उनका योग करके 100 का भाग दिया जाता है। और परमाणु भार हमने AMU में निकाला था। किसी भी परमाणु, AMU बराबर होता है किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का क्या दिया था? भाग दिया था। अब नेक्स्ट आज हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट या मोल संकल्पना। मोल कंसेप्ट या मोल संकल्पना।
देखो, मैं जो आज इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझेंगे। थ्योरी पर कम ध्यान दे करके समझना है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आपको पता है यदि आप नीट वगैरह में, JEE वगैरह में तैयारी करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना ना कि आपको थ्योरी। 11th है, आसानी से पास हो जाओगे। थ्योरी के बारे में भी जानकारी दूंगा, ये भी नहीं कि डायरेक्ट ट्रिक बता दी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट या मोल संकल्पना, इसके बारे में अध्ययन करना है। देखो, मोल कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं, आप केले की दुकान पर जाते, केले के ठेले पर जाते हो, केले वाले से कहते हो 1 दर्जन केले दे दे, 1 दर्जन केले दे दे। अब केले वाला क्या करता है, 12 केले उसने तोड़ी और लो आपको दे देता है। कितनी? 12 केले। मान लो आप सब्जी वाले की दुकान पर गए, किसकी दुकान पर? सब्जी वाले की दुकान पर। सब्जी वाले की दुकान पर आपने बोल दिया कि 12 आलू दे दे, 1 दर्जन आलू दे दे। कितना? 1 दर्जन आलू। तो आलू का आपको साइज पता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। और आलू के इनके जो मापन की इकाई है वो क्या है? मापन की इकाई क्या है? सब्जियों के जैसे इनकी मापन की इकाई है वो क्या है? किलोग्राम। लेकिन 1 दर्जन की बात करें, 1 दर्जन मैंने मान लो पेन लिए, तो 1 दर्जन मतलब वो सेठ है, दुकानदार है, वो 12 पेन निकाल कर दे देगा आपके लिए। 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। अब वो आप 1 दर्जन बुक लेने के लिए गए, जैसे अंकल जी 1 दर्जन हमारे को बुक वो चाहिए, काफ़ी क्या चाहिए? कॉफ़ी चाहिए। तो वो क्या करता है, 1 दर्जन में क्या देगा? 12 कॉफ़ी निकाल के दे देता है। ऐसे ही 1 दर्जन आपने उनसे पेन मांगे तो वो 12 निकाल के दे देता है। लेकिन जब आप सब्जी वाले की दुकान पर जाते हो तो उनसे बोलते हो 12 आलू दे दे। क्या दे दे? 12 आलू। अब 12 आलू में आपको साइज को पता है कि आलू छोटे भी होते हैं, आलू मोटे भी होते हैं और आलू मीडियम भी होते हैं। यदि आपको आलू उन्होंने छोटे छोटे दे दिए 12, तो वजन कम रहेगा और आप नाराज़ हो जाओगे, अंकल जी ये क्या कर रहे हो, मेरे को तो मोटे मोटे दो 12। यदि वो मोटे मोटे दे देगा तो उसके लिए घाटा जाएगा, आलू वाले को घाटा जाएगा। तो क्या है कि मैं आपके लिए बताऊं कि इन आलू के लिए या इनके मापन की जो इकाई है वो क्या है? केजी, किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम या केजी। ऐसे ही किसी भी पदार्थ के जो मापन की इकाई है उसको मापते हैं। पदार्थ की जो मापन की इकाई है वो मोल। क्या है? मोल में मापा जाता है। मोल पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? मोल में मापा जाता है। ये SI पद्धति में मैंने जो यूनिट बताई थी उनमें बताया था, जो यूनिट हैं उनमें मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा की इकाई। अब ये पदार्थ आपको पता है, इस पदार्थ की मात्रा की इकाई जो मोल है इसको एक संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे अवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। ये अवोगाद्रो जो संख्या है वो 6.02 × 10⁻23 होती है। कितनी होती है? 6.02 × 10⁻23 होती है। इस अवोगाद्रो संख्या के बारे में अमीदियो अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने बताया था और उन्हीं के रेस्पेक्ट में इसको अवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज़ देखो, ये संख्या है कितनी बड़ी है। मैं यदि पॉइंट हटा के 10⁻23 मतलब 21 जीरो लगा दूं, कितनी? 21, तो देखिए कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या है। मान लो मैं नान खटाई जो आती है ना, आप खाते हो, आगरे की नान खटाई प्रसिद्ध, या फतेहपुर सीकरी की नान खटाई जो प्रसिद्ध रहती हैं, नान खटाई खाते हो आप। यदि मान लो इतनी नान खटाई है आपके पास और इनको एक ढेर लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? ढेर। तो ये कितना बड़ा ढेर हो जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी के जो चक्कर की दूरी है, सूर्य पृथ्वी के जो चक्कर करता है इसके 200 बिलियन चक्कर के बराबर है। किसके बराबर है?
200 बिलियन, अर्थात जब ये सूर्य पृथ्वी के 200 बिलियन चक्कर लगाएगा तब इतना मान आता है किसके बराबर, एवोगाड्रो संख्या के बराबर। अर्थात यह जो संख्या है इतनी बड़ी संख्या है क्या, बहुत बड़ी संख्या है। तो कितनी बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी। अब इस संख्या को कैसे मापा जाए, कैसे ज्ञात किया जाए, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। एक इसको हम Na जो है शॉर्ट में इसको प्रदर्शित करते हैं एवोगाड्रो संख्या को। इसमें यदि इसका एक एग्जाम्पल लें नॉन खटाई का, तो आपको पता है इतने संख्या नॉन खटाई को हम एक के ऊपर एक ढेरी के रूप में रखते जाएं तो एक सूर्य का जो चक्कर है वो पृथ्वी के चारों ओर जो सूर्य का चक्कर है 200 बिलियन चक्करों के बराबर इतना ढेर लग जाता है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या है। और एक चीज़ और बता दूं कि एक 32 ग्राम परमाणु, 32 ग्राम सल्फर में 1 मोल होता है। किस में होता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 32 ग्राम सल्फर की बात करूँ, इसमें भी 1 मोल रहता है। अब एक चीज़ बताइए, 32 ग्राम कितना रहता है, हथेली पर रख सकता हूँ मैं, इतना रहता है, छोटा सा रहता है 32 ग्राम। 50 ग्राम छोटा सा रहता है, हमको पता 50 ग्राम से छोटा 32 ग्राम। और ये भी किसके, 1 मोल के बराबर है, Na के बराबर है, किसके, एवोगाड्रो संख्या के बराबर है। यदि उस नॉन खटाई के एग्जाम्पल देखें तो एवोगाड्रो संख्या बहुत ही बड़ी है। और यदि हम इसको सल्फर या पदार्थ के बारे में, सल्फर के बारे में देखें 32 ग्राम, तो ये बहुत छोटी है। तो हम क्या है कि जो एवोगाड्रो संख्या है Na, इसका जो मान है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित अणुओं, परमाणुओं, आयनों, अणु, परमाणु, आयन आदि की क्या है, संख्या है। किसमें, 1 मोल में उपस्थित अणु की, परमाणु की, या मैं बोल दूँ परमाणु की, अणु की और आयन की क्या है, संख्या है। 1 मोल में उपस्थित अणु क्या है, परमाणु क्या है, अणु अथवा आयन, इनकी क्या है संख्या। 1 मोल किसके बराबर, परमाणु के 1 परमाणु के बराबर। 1 मोल किसके बराबर, 1 अणु के बराबर। 1 मोल किसके बराबर, 1 आयन के बराबर। तो अब आपको ये थ्योरी तो आपको बुक में से याद कर लेनी है। कहाँ से आया, कि आपको पता है कि कार्बन 12 जो आपने परमाणु द्रव्यमान में आपने कार्बन 12 जो समस्थानिक लिया था, क्या लिया था, कार्बन 12 समस्थानिक। और इस कार्बन 12 समस्थानिक की बात करें तो इस कार्बन 12 द्रव्यमान में यदि हम कार्बन 12 के द्रव्यमान को, देखो आजकल क्या है कि द्रव्यमान को ज्ञात करने की एक जो विधि चल रही है उसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति। द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति। इस द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति द्वारा क्या है कि जो कोई भी पदार्थ है, कंपाउंड है, उसका आसानी से द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि परमाणुओं की 1 मोल में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, 1 मोल में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या किया था वैज्ञानिकों ने कि कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान में उसके जो स्टैंडर्ड द्रव्यमान है अर्थात मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात किए गए द्रव्यमान का क्या कर दिया, भाग दे दिया। क्या दे दिया, भाग दे दिया। मोल ऑफ कार्बन 12, या लिख देता हूँ 12 ग्राम मोल, 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन 12 एटम में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात किया गया द्रव्यमान कितना था, 1.99 इंटू 10 की पावर कितना है, -10 की पावर 23, 10 की पावर -23 ग्राम पर कार्बन 12 परमाणु, पर 12 कार्बन परमाणु। देखो 1 मोल परमाणु जो संख्या होती है वो 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान की जो संख्या है, इसमें इसके मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात किए गए द्रव्यमान का क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो इसमें Na के बराबर संख्या प्राप्त होती है जिसे कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, या इसका जो मान होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और इसको प्रदर्शित करते हैं हम किससे, Na से। किससे, Na से। और इसमें जो
क्या मान प्राप्त होता है? परमाणु प्रति मोल। क्या प्राप्त होता है? परमाणु प्रति मोल। देखो अब तक तो ये क्या समझाने के लिए वैसे चल रहा है, क्वेश्चन के लिए मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको याद रखना है, मोल कैसे समझना है। तो ये मैंने तो ये बताया Na कहाँ से आया, 1 मोल परमाणु संख्या निकालनी है। तो 12 ग्राम कार्बन 12 परमाणु के जो द्रव्यमान है उसमें कार्बन 12 परमाणु के स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात किए गए द्रव्यमान का क्या देना है? भाग देना है। और इसमें 6.02 × 10⁻23 परमाणु प्रति मोल प्राप्त होता है। इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी संख्या को अवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अवोगाद्रो। यदि मैं परमाणु की जगह 1 मोल अणु कर दूं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अणु, कार्बन 12 अणु, और वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अणु। क्या हो जाएगा? अणु। तो अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी, कि कैसे आपको मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे आपको मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं लिखता हूँ 1 मोल कोई भी पदार्थ, डिब्बे का मतलब कोई भी पदार्थ। तो 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल 6.02 × 10⁻23। 1 मोल लिख दिया तो यहाँ पर क्या आएगा? कोई भी पदार्थ। 1 मोल कोई भी पदार्थ। 1 मोल कोई भी पदार्थ का मतलब है 1 मोल का मैंने मान रख दिया और कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु। आपको पता H क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। तो इधर में क्या लिखूंगा? 1 मोल की जगह 6.02 × 10⁻23। 1 मोल की जगह क्या लग दिया मैंने? 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन परमाणु। क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन परमाणु। और हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है आपको पता है 1 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो ध्यान देंगे दोबारा से, 1 मोल कोई भी पदार्थ, 1 मोल की जगह क्या लग दिया मैंने? Na का मान क्या है? 6.02 × 10⁻23 कोई भी पदार्थ। डिब्बे का मतलब क्या है? कोई भी पदार्थ। नेक्स्ट में बात करता हूँ 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु। आपको पता है 1 मोल की जगह क्या लिख दूं मैं? 6.02 × 10⁻23 और हाइड्रोजन परमाणु की जगह हाइड्रोजन परमाणु। और इधर देखिए 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, आपको पता है 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना रहता है? 1 ग्राम। कितना रहता है? 1 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूँ 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। अब नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 1 मोल H2 अणु। H2 अणु के रूप में पाया जाता है। H2 2 परमाणु हैं। किसमें? अणु के रूप में। तो 1 मोल की जगह में क्या लिख दूं? 6.02 × 10⁻23। 6.02 1 मोल की जगह लिख दिया और क्या लिख दूं फिर? H2 अणु। क्या लिख दूं? H2 अणु। और आपको पता है H2 अणु में द्रव्यमान 1 के लिए कितना? 1 ग्राम, और 2 के लिए कितना आएगा? 2 ग्राम H2 अणु। 2 ग्राम H2 अणु। दोबारा से देखेंगे 1 ग्राम 1 मोल कोई भी पदार्थ है। 1 मोल का मतलब मैंने ये रख दिया 6.02 × 10⁻23 और ये कोई भी पदार्थ में डिब्बा बना दिया कोई भी पदार्थ के लिए। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है तो 1 मोल का मान ये लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन और परमाणु की जगह परमाणु। और आपको पता है 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में यहां पर मैंने क्या लिख दिया? हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है? 1 और 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। ऐसे मैंने क्या कर दिया? 1 मोल H2 अणु। 1 मोल H2 अणु और 1 मोल में आपको पता है ये मैंने लिख दी 6.02 × 10⁻23 और H2 क्या है? अणु। सेम। और आपको पता है H2 अणु में जो द्रव्यमान है, इसका जो ग्राम में मात्रा है 2, अर्थात 2 परमाणु हैं। 1 में 1 है तो 2 में 2 ग्राम H2 अणु। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर क्या है? आपको पता है 1 मोल की जगह तो मैं वो लिख दूंगा 6.02 × 10⁻23 × 10⁻23 वो अणु के जगह ऑक्सीजन अणु, सॉरी ऑक्सीजन परमाणु की जगह ऑक्सीजन परमाणु। और आपको पता है 1 ऑक्सीजन परमाणु जो द्रव्यमान होता है 16 द्रव्यमान होता है, 16 ग्राम। कितना होता है? 16 ग्राम। कितना? ऑक्सीजन परमाणु, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। ऐसे ही मैं बात करता हूं 1 मोल
ऑक्सीजन अणु, 1 मोल ऑक्सीजन अणु। तो आपको पता है 1 मोल की जगह मैं क्या लिख दूं 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन क्या है अणु, क्या है अणु। और क्या लिख दूं मैं आगे चल के, आपको पता है एक सॉरी याद दो आएगा, तो आपको पता है 1 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 है, तो 2 ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान क्या हो गया, क्या हो गया 32 हो गया। क्या हो गया 1 ऑक्सीजन का 16 तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 32। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु, 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु। नेक्स्ट मैं बात करता हूं 1 मोल H2O, H2O क्या है अणु है, यहां पर क्या है अणु है या यौगिक है, क्या है यौगिक। तो 1 मोल H2O अणु बराबर कितना है, आपको 1 मोल की जगह क्या करेंगे 6.023 या 2 × 10⁻23 कितना H2O अणु, H2O अणु। और आपको पता है H2O अणु में मैंने कल परसों निकलवाया है पिछले दिन ही, H2O अणु का जो द्रव्यमान क्या रहता है 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन के लिए 16, ऑक्सीजन के लिए 16 कितना आ गया 18 ग्राम, कितना है 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O कितना आया 18 ग्राम H2O। ऐसे ही 1 मोल सल्फर के लिए, 1 मोल सल्फर परमाणु की मैं बात करूं तो आपको पता है 1 मोल का मान तो हमको फिक्स रखना है 0.62 × 10⁻23 और सल्फर परमाणु, सल्फर परमाणु। और आपको पता है सल्फर परमाणु का द्रव्यमान कितना रहता है 32, कितना रहता है 32 ग्राम, कितना रहता है 32 ग्राम ऑफ सल्फर, 32 ग्राम सल्फर, 32 ग्राम सल्फर। और नेक्स्ट एक और लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं 1 मोल H2SO4, 1 मोल की जगह वही एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 H2SO4 क्या है अणु, तो H2SO4 अणु बराबर कितना है होता है, यदि आप जोड़ेंगे H2SO4 के द्रव्यमान को 2 हाइड्रोजन के लिए 2, सल्फर का कितना होता है देखो 32, कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 1 का 16 और 4 के लिए 16 चौका 64, इसको आप जोड़ेंगे 34 और 64 कितना आ गया 98। दोबारा से देंगे 1 हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 2 के लिए 2, सल्फर के लिए क्या होता है 32, सल्फर के लिए 32, 1 ऑक्सीजन के लिए 16 और 4 के लिए कितना हो गया 64 और जोड़ देंगे क्या हो गया 98, कितना हो गया 98। तो इसका कितना ग्राम है 98 ग्राम H2SO4 अणु, H2SO4 ही रख लो, 98 ग्राम H2SO4। तो दोबारा से देखेंगे मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये यहां से स्टार्ट किया, देखो कैसे 1 मोल कोई भी पदार्थ को 6.02 × 10⁻23 से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है तो मोल की जगह पर आपको ये लिखना है। और यदि आपको इतनी बड़ी संख्या लिखने में बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये लिख सकते हो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु जो बराबर होता है Na हाइड्रोजन परमाणु, Na हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि क्या है ये एवोगाड्रो नंबर Na और Na का जो मान है वो क्या होता है 6.02 × 10⁻23 क्या होता है 10⁻23। और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु। अब आपको पता है एक हाइड्रोजन परमाणु जो द्रव्यमान रहता है वो कितना रहता है 1 ग्राम हाइड्रोजन, कितना 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। ऐसे ही 1 मोल H2 अणु है तो मोल की जगह हमको क्या लिखना है एवोगाड्रो नंबर लिखना है। और H2 अणु की जगह H2 अणु, आपको पता है H2 अणु का जो द्रव्यमान है वो कितना रहता है 2 ग्राम ऑफ H2 अणु, 2 ग्राम H2 अणु के बराबर रहता है। ऐसे ही 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु है तो मोल की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ऑक्सीजन परमाणु की जगह ऑक्सीजन परमाणु। ऐसे हमने क्या किया, आपको पता है ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 16 ग्राम होता है और ऑक्सीजन परमाणु की जगह ऑक्सीजन परमाणु लिख दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन जो अणु है, 1 मोल की जगह 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु और कितना मान होता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अर्थात 32 ग्राम देखो, और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 का कितना हो गया 32 और किसका ऑक्सीजन अणु का। नेक्स्ट बात करते हैं 1 मोल H2 अणु, 1 मोल H2O अणु। आपको पता है 1 मोल की जगह एवोगाड्रो नंबर का मान ये होता है, H2 अणु का मतलब H2O अणु, और H2 अणु में आपको कितना मान रहता है
कितना मान रहता है, सॉरी ये क्या रहता है, H2 18 ग्राम रहता है। 1 मोल सल्फर परमाणु में कितना, 1 मोल की जगह मैंने ये लिख दिया सल्फर परमाणु की, सल्फर और कितना ग्राम होता है, 32 ग्राम सल्फर परमाणु होता है। ऐसे ही 1 मोल H2SO4 अणु में 1 मोल की जगह एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर कितना मान होता है 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अणु बराबर 98 ग्राम H2SO4 के बराबर रहता है, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट करना सिखाया है। तो इन सभी को कहते हैं हम सूत्र मोल समीकरण। क्या कहते हैं, सूत्र नहीं सॉरी मोल समीकरण। इन सभी को मिलाकर के कहते हैं मोल समीकरण। और ये आपको ध्यान रखना है, इसी के आधार पर ही मोल कंसेप्ट को आसानी से समझा सकता है, आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन बुक में आपको इतना नहीं दे रखा है, कुछ थ्योरी दे रखी है और उसकी स्टैंडर्ड जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करना बताया गया है, जो कि कार्बन परमाणु का कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान और उसके नीचे जो भाग दिया गया है वो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमिति द्वारा ज्ञात किए गए द्रव्यमान का भाग दे रखा है, और उससे किसका मान प्राप्त होता है, एवोगाड्रो नंबर या Na का मान। और ये एवोगाड्रो नंबर या Na का मान ही कितना होता है, यही होता है 6.02 × 10⁻23 कोई भी पदार्थ। क्वेश्चन क्या है देखो, इसको आसानी से लिख लो और लिखने के बाद अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, देख लेना कोई भी क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन ये है कि 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। सबसे पहले हमने 1 मोल के लिए लिखा था नीचे सूत्र समीकरण में, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर हमने क्या लिखा था, जो मैंने पहले लिखा था उसी को लिखूंगा मैं अब। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु मैंने लिखी थी 6.02 × 10⁻23 परमाणु। और कौन सा परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। कौन सा परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। आपको पता है ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना रहता है, 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। सबसे पहले जो सूत्र समीकरण लिखा है उसको लिखूंगा मैं कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, क्या दे रखा है, ऑक्सीजन परमाणु बराबर होता है 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु किसके ग्राम के, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु के बराबर होता है। अब यहां से देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु से द्रव्यमान ज्ञात किया गया है, ऑक्सीजन परमाणु से द्रव्यमान ज्ञात किया गया है। और किसमें, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु से, कितने से, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु से क्या ज्ञात किया है, द्रव्यमान। तो किस में रिलेशन निकालना है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। इधर क्या है, ऑक्सीजन परमाणु, तो इधर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु, तो इधर क्या लिखना है, ऑक्सीजन परमाणु। इधर क्या है, द्रव्यमान, तो यहाँ भी क्या लेना है, द्रव्यमान। कैसे कि चूंकि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में द्रव्यमान होता है कितना, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। कितना, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु के बराबर। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में, यही लिखा है मैंने, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। इसलिए 1 मोल में ही, इसी को मैं इस करूंगा, इसको क्या दूंगा, इसमें इसका भाग दूंगा। इसलिए 1 मोल में, ये क्यों ले रखा हूं मैं आपको नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल बताऊंगा। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में द्रव्यमान होगा,
सीरियलिटी वाइज चलना है हमारे को, तभी समझ में आएगा। ये 1 मोल तो ये मोल है ये, लेकिन ये 1 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इसमें हमारे को क्या करना है, इस संख्या में इस संख्या का भाग दे देना है। 16 ग्राम में 1 का, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में किसका भाग देंगे बच्चों, हम देंगे 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का। कितने का, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, क्या पूछा है, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, तो यहां लिखेंगे 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु में द्रव्यमान होगा। तो 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु में द्रव्यमान आपको पता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु अपॉन 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 1 मोल ऑक्सीजन, इसका गुणा किससे होगा, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु से, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु से। तो देखो किससे, कैसे बात करते हैं, 1 मोल 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु से। देखो ऑक्सीजन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु गया, मोल से मोल गया, मोल से मोल गया, ऑक्सीजन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु गया, मोल से मोल गया। अब 16 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आया, 32 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। तो बच्चों समझो क्या आंसर आया अपना, कि 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, सॉरी। तो मैंने यहां निकाला कि आपको सबसे पहले सूत्र समीकरण लिखना है कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जिसमें द्रव्यमान कितना है, 16 ऑक्सीजन परमाणु के, 16 ऑक्सीजन परमाणु के, किसके, 16 ऑक्सीजन परमाणु के। फिर हमने क्या किया कि चूंकि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में इसमें रिलेशन निकालना है, क्योंकि इधर से हम कहाँ जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो यहाँ से हमको कहाँ जाना है, वहाँ जाना है। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। कितना, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। तो इसलिए इसके रेस्पेक्ट में 1 लिया है ना, कि ये तो ये 1 है, लेकिन ये अलग है। मैं आपको नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में समझाऊंगा ये कहाँ से आया। इसलिए 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में द्रव्यमान होगा, तो इस 16 में हमने किसका भाग दे दिया, इस 1 का भाग दे दिया। किसका दे दिया, 1 का, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। इसलिए अब क्या याद करना है, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, तो 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 16/1 है ये, गुणा कर देंगे 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु से, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु से, ऑक्सीजन परमाणु, मोल ऑक्सीजन परमाणु से मोल ऑक्सीजन परमाणु कट गया, 1 का भाग 2 में देंगे, वो 2 ही रहता है, और 16 का गुणा 2 से करेंगे तो 16 दूना 32 ग्राम की जगह ग्राम, ऑक्सीजन परमाणु की जगह ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु की जगह ऑक्सीजन परमाणु। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसको समझो एक बार और इसको लिखो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। किसमें, 36 ग्राम जल में। तो आपको क्या करना है, वही फंडा है अपने पास, तो सूत्र समीकरण के 1 मोल H2O अणु के, H2O अणु है, जल दिया है तो जल मतलब H2O अणु, परमाणु तो होता ही नहीं H2। 1 मोल H2O अणु में 6.02 × 10⁻23 H2O अणु, H2O अणु। और H2O अणु में आपको द्रव्यमान का पता है 18 ग्राम H2O अणु, 18 ग्राम H2O अणु के बराबर रहता है।
18 ग्राम H2O अणु के बराबर रहता है। अब संबंध किस में निकालना है, ग्राम से किस में जाना है, मोल में। ग्राम से किस में जाना है, मोल में। तो यहाँ देखिए ग्राम से किस में जाना है, मोल में। तो इधर लिख लेंगे ग्राम, तो 18 ग्राम, चूंकि यही लिखना है 18 ग्राम H2O अणु में मोल की जो संख्या है वो कितनी है, 1 मोल। कितनी है, 1 मोल। 1 मोल H2O अणु के बराबर, 1 मोल H2O अणु के बराबर। चूंकि 18 ग्राम H2O अणु में मोल की संख्या है 1 मोल H2O अणु के बराबर, इसलिए अब यहां पर समझना 1 कहां से आया, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। क्यों, इसमें इसका भाग देना है, इसलिए 1 ग्राम H2O अणु में मोलों की संख्या होगी क्या करेंगे, इस 1 में और क्या किसका भाग देंगे, 18 का। और 1 क्या है, 1 मोल H2O अणु में किसका भाग देते हैं, 18। ये जो द्रव्यमान है 18 ग्राम H2O अणु, 18 ग्राम H2O अणु। अब ज्ञात क्या करना है, 36 ग्राम जल में या H2O अणु में, 36 ग्राम H2O अणु में मोलों की संख्या होगी। तो 36 ग्राम आपको पता है 1 मोल H2O अणु, 1 मोल H2O अणु अपॉन कितना आएगा यहाँ, 18 ग्राम H2O अणु नीचे, 18 ग्राम H2O अणु गुणा कितने का होगा, 36 ग्राम H2O अणु का। किसका होगा, 36 ग्राम H2O अणु का। एक चीज देखिए, ग्राम से ग्राम गया, H2O से H2O, H2O अणु से H2O अणु गया, क्या बचा, 1 मोल H2O अणु। कितने मोलों की संख्या, 1 मोल। अब 18 का इसमें देंगे, 18 दुना 36, 18 दुना 36, तो मान कितना आया, 2 मोल किसके, H2O अणु के प्राप्त होते हैं। किसके प्राप्त होते हैं, आंसर क्या प्राप्त हुआ अपना, 2 मोल H2O अणु के प्राप्त होते हैं। तो 36 ग्राम जल में कितने मोल H2O अणु के प्राप्त होते हैं, 2 मोल H2O अणु के प्राप्त होते हैं। किसके, 2 मोल H2O अणु के प्राप्त होते हैं। दोबारा से समझेंगे एक बार। सबसे पहले तो हमने क्या सूत्र समीकरण लिखा, 1 मोल H2O अणु में बराबर होता है 6.02 × 10⁻³ H2O अणु होते हैं, बराबर होता है 18 ग्राम H2O अणु के। किसके, 18 ग्राम H2O अणु के। तो अब मैंने क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व किया, चूंकि 18 ग्राम H2O अणु में इधर से चलना है, क्योंकि आपको किधर से पूछा है, इधर से। कहाँ से, जल में मोल की संख्या, ग्राम से मोल की संख्या, तो ग्राम से मोल की संख्या, ग्राम से मोल की संख्या। तो 18 ग्राम किसमें, H2O अणु में मोल की संख्या कितनी है, 1 मोल। कितनी है, 1 मोल। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 मोल H2O अणु। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट मैंने, चूंकि ये तो 18 ग्राम में, इसलिए 1 ग्राम H2O अणु में मोल की संख्या होगी। तो इसमें क्या किया, 1 मोल H2O अणु में इसका भाग दे दिया 18 ग्राम H2O अणु का। फिर इसलिए कितने का पूछा, 36 ग्राम जल में, तो 36 ग्राम H2O अणु में मोलों की संख्या क्या होगी, इसका ये इसमें भाग दे दिया, इसमें इसका भाग दे दिया और इसका क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और 2 मोल H2O अणु के क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है कि 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु उपस्थित हैं। 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो बच्चों वही हमारा सूत्र समीकरण
वही एक ही फंडा है अपने हाथ, तो वही उसी को पकड़ के रखो, हाथ से निकल नहीं जाए, वो याद रखना, उसी से सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आपको क्या रखना है, ये देखो सॉल्यूशन है, ये शॉर्ट में रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, SOL ऊपर है। तो सबसे पहले वही 1 मोल क्या दे रखा है यहाँ, H2O अणु, बराबर क्या होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 H2O अणु, कितना द्रव्यमान होता है 18 ग्राम H2O अणु के, किसके 18 ग्राम के H2O के। तो एक चीज बताइए, कहाँ जाना है ग्राम से, किसमें, अणुओं की संख्या में, किसमें, अणुओं की संख्या में। तो यहां देखो ये ग्राम है, किसमें जाना है, अणुओं की संख्या में। इन अणुओं को मत देखना, ये तो मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बताया, इसमें रिप्रेजेंट नहीं है तो है ही अणु है, अणु परमाणु आयन, ठीक है। तो एक चीज देखिए, 18 ग्राम से इधर चलना है, ग्राम से कहाँ चलना है, अणु में, तो इधर लिखता हूं मैं, चूंकि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 H2O अणु के बराबर, H2O अणु के बराबर। ग्राम से अणु में चलना है, ग्राम से अणु में चलना है, ग्राम इधर लिया, चूंकि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 H2O अणु, इसलिए 1 ग्राम जल में होगी, 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो इसमें हम भाग दे देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 H2O अणु में किसका भाग दे देंगे, इस 18 ग्राम H2O अणु का, 18 ग्राम H2O अणु का। फिर क्या किया, क्या पूछा है हमारे से, देखो क्या पूछा है, 36 ग्राम, किसमें 36 ग्राम H2O अणु में उपस्थित, 36 ग्राम H2O अणु में उपस्थित, 36 ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या, यह लिखो सीधा, अणुओं की संख्या, इन अणुओं वाली रिप्रेजेंट मत करो, कोई टेंशन नहीं, क्यों अणु इसके लिए आएगा अवोगाड्रो नंबर के लिए। तो देखो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 H2O अणु अपॉन 18 ग्राम H2O गुणा किसका करना है 36 ग्राम H2O का, 36 ग्राम H2O, देखो ग्राम से ग्राम H2O से H2O गया, 18 दुना 36, 18 दुनी 36, अब इसका हमने गुणा किया तो देखो 2 का 6.02 का हमने 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 और 2 छिकी 12, तो कितना आया 12.04 इंटू 10 की पावर 23 H2O अणु, H2O अणु। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि 36 ग्राम जल में कितने अणु उपस्थित होते हैं, 36 ग्राम जल में कितने जल के अणु उपस्थित होते हैं, 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, 36 ग्राम जल में कितने होते हैं 12.04 इंटू 10 की पावर 23 H2O अणु होते हैं, 10 की पावर 23 H2O अणु होते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन क्या करना है, घर सॉल्व करना है और सॉल्व करके मेरे नंबर पर कमेंट्स करना है, क्या करना है, कमेंट्स करना है। तो बच्चों दोबारा से देख लो, सबसे पहले ये सूत्र समीकरण लिखा हमने, किधर से जा रहे हैं ग्राम से अणु में, कहाँ जा रहे हैं ग्राम से अणु में, तो ग्राम 16 ग्राम H2 अणु में कितनी, 16 ग्राम H2 में कितने अणुओं की संख्या है 1 मोल, सॉरी ये लिखनी है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 H2 अणु, इसलिए 1 में होगी, इसमें इसका भाग दे दिया, इसलिए इतने में पूछा, इतने की इतने में होगी, गुणा कर दी। बताओ कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, करना है और व्हाट्सएप पर कमेंट्स करना है, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछना है। क्वेश्चन क्या है,
12.04 इंटू 10 की पावर 23 H2O अणु में जल के कितने मोल होंगे? जल के कितने मोल होंगे? क्वेश्चन क्या है? 12.04 इंटू 10 की पावर 23 H2 अणु में जल के कितने मोल होंगे। और यदि देखो अब तक तो आपने क्या है वो पढ़ा डायरेक्ट, अब मैं बताता हूँ मोल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मोल बराबर होता है भार अपॉन परमाणु भार या फिर अणु भार। परमाणु दे रखा है तो परमाणु दे रखा है तो परमाणु का भार, यदि अणु दे रखा है तो अणु भार। मोल का फॉर्मूला क्या है? मोल का फॉर्मूला यह है कि मोल बराबर होता है भार अपन परमाणु दे रखा है तो परमाणु का भार, अणु दे रखा है तो अणु का भार। अब इसी से हम देखो तो आपको वो सूत्र समीकरण लिखना पड़ रहा है, यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। मोल बराबर होता है भार अपन परमाणु भार ओब्लिक अणु भार। ओब्लिक का मतलब यह या लिख देता हूँ मैं, क्या है? या। परमाणु है तो परमाणु का भार, अणु है तो अणु का भार। देखो मेरे को मोल की संख्या निकालनी है तो भार और उस तत्व का परमाणु भार। क्वेश्चन पहले की मैं बात करूं, क्वेश्चन पहला क्या है? 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होंगे? 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले मोल ज्ञात करना है। भार कितना दे रखा है? 36 ग्राम। जल का कितना होता है? 36 ग्राम जल में जल का कितना होता है? जल क्या है? अणु, तो क्या लेंगे? अणु भार। और इसका क्या होता है? 2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 2 के लिए 2 हो गए, और जल का 16 कितना हो गया? 18। तो कितना हो गया? 18 दुना 36। तो कितने मोलों की संख्या आ गई? 2 मोलों की संख्या। तो 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी आ गई? 2 मोलों की संख्या। या मैं इस क्वेश्चन को उल्टा लिख दूं कि 2 मोल में उपस्थित कितने ग्राम जल होगा? 2 मोल में उपस्थित जल की मात्रा ग्रामों में बताइए। 2 मोल में जल के कितने ग्राम उपस्थित होंगे? तो एक चीज देखो, इस फॉर्मूला में ही रखना है आपको, 2 मोल में जल के कितने ग्राम उपस्थित होंगे। हमारे को ये भार ज्ञात करना है, इसी में उल्टा सीधा वज्रगुणन करना है, जैसे 10th में वज्रगुणन मैथ में करते हैं। 2 मोल दे रखा है, मैंने यहाँ 2 मोल लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 मोल बराबर भार दे रखा है, भार लिख दिया। और क्या है? परमाणु या अणु का भार। जल का अणु भार कितना होता है? 18। कितना दे दिया? 18। वज्रगुणन करेंगे, क्या करेंगे? वज्रगुणन। देखो भार बराबर कितना है? 18 गुणा 2 कितना आया? 36 ग्राम। कितना आया? 36 ग्राम। क्या आया? 36 ग्राम। तो मैं इस फॉर्मूले को याद रखूंगा, इस फॉर्मूले के अनुसार चलूंगा और आंसर को प्राप्त करूंगा या क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो इस फॉर्मूले में यदि आप उसको ध्यान रखने तो उसको थोड़ा लेंदी पड़ेगा, 3 टर्म याद रखने पड़ेंगे, लेकिन यही याद हो गया आपको। मोल बराबर भार अपन परमाणु भार। यदि परमाणु है तो परमाणु भार, यदि अणु है तो अणु भार, अणु है तो अणु भार। यदि मोल की संख्या दे रखी है, परमाणु भार या अणु भार दे रखा है तो भार निकाल सकते हैं। यदि भार और परमाणु भार या अणु भार दे रखा है तो मोल की संख्या निकाल सकते हैं। यदि भार दे रखा है, मोलों की संख्या दे रखी है, तो परमाणु भार और अणु भार भी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? वज्रगुणन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो आपको याद करना है, सॉरी याद नहीं करना है, सॉल्व करके कमेंट्स में सेंड करना है। 4 ग्राम हाइड्रोजन अणु में मोल बताइए। 4 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए।
किसमें? 4 ग्राम हाइड्रोजन में। किसकी संख्या? मोलों की संख्या। और ये क्या करना है आपको? कमेंट्स करना है, और कमेंट्स करके मेरे व्हाट्सएप पर बताना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या करना है? पूछना है, झिझकना नहीं है। और एक मैसेज जो मैं आपके लिए देना चाहता हूँ, मैसेज ये है कि आपको पता है इस कॉलेज की जो ओल्ड फैकल्टी थी वो बच्चों को भड़का रही है और टीचरों पर भी निशाना साध रही है और उन पर उंगलियां उठा रही है। वो टीचर आपके अनुभवी नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आपको विश्वास नहीं हो तो आप GIMT कॉलेज स्कूल जा सकते हो, मेरे बारे में जानकारी कर सकते हो। मैं 4थी ईयर पढ़ा रहा हूँ। वो क्या है, जैसे शुरुआत कहीं पर भी हम जाते हैं तो प्रॉब्लमें आती हैं। जैसे कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं और कहीं भी जाते हैं तो नए लोगों से कांटेक्ट होता है, तो प्रॉब्लमें आती हैं। और जो उंगली उठाने वाले होते हैं ना, उनको पता है कि 3 उंगली उनकी तरफ खुद होती हैं, 3 उंगली उनकी तरफ खुद होती हैं, उंगली जो उठाने वाले होते हैं। मेरे लिए सभी टीचर रेस्पेक्ट में, सभी टीचर सही हैं, मतलब क्वालिफाइड हैं। और यहाँ आया है वो कुछ ना कुछ लेकर के तो आया है, मेहनत करके तो आया है। ऐसा तो नहीं है वैसे ही आकर के खड़ा हुआ है, वैसे ही बच्चों को पागल बना रहा है। यदि आपको लग रहा है कि डिग्री कंप्लीट नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, नीट लेवल तक के, JEE लेवल तक के क्वेश्चन हो, आप सेंड करो। ये है कि जैसे कहीं भी जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखना है कि बच्चे क्या है कि भेड़ चाल होती है। बच्चे नाम ही उनका बच्चा है, उनको तो जैसे बहका दोगे ऐसे बहक जाते हैं। ध्यान रखना, अधजल गगरी झलकती जाती है, कभी भी पूर्ण भरी हुई गगरी झलकती नहीं है। क्योंकि आपको पता है अधजल गगरी रहती है, वो झलकती है और झलक करके एक बार ऐसा होता है वो नीचे गिर जाती है और फूट जाती है, और साथ में मटके को और भी लेकर मटका भी फूटता है। पानी तो ज़्यादातर खराब ही होता है, मटका भी खराब होता है। ऐसे ही क्या है, जो अधजल गगरी का मतलब ये है, जो टीचर जो होते हैं अधजल, जो बच्चों को बहकाने वाले वो होते हैं, वो अधजल गगरी की तरह ही होते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चों को उत्प्रेरित करते हैं, ये टीचर वो नहीं है, ये नहीं है। वो टीचर वो होते हैं जो खुद में कमियां होती हैं, वो बहका दिए ना तो उनकी डिग्री पे कंप्लीट, डिग्री के साथ साथ हाँ इतना है, लेकिन हायर एजुकेशन वगैरह में उनका कुछ भी रोल नहीं रहता है। नीट वगैरह हाँ 2-4 साल पढ़ा लिया, वो लैंग्वेज रट गई और रटी रटाई को आपको बोल देंगे, अरे सर शानदार पढ़ा रहे हैं, वो लैंग्वेज शानदार बनाइए। अरे लैंग्वेज नहीं देखना है आपको, क्वेश्चन नीट और JEE में क्वेश्चन किस टाइप से आपको निकालना है, एक ही बार में वो देखना है, ना कि आपको लैंग्वेज रटने से। लैंग्वेज कभी भी क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती है, 11th-12th पास करनी है तब लैंग्वेज आएगी बस। तो अब आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अब यहाँ पर पूर्णतः एडजस्ट हो चुका हूँ कि शुरुआत में मेरे को लगता है प्रॉब्लम होती हैं। और दूसरी बात, जो फैकल्टी आपको भड़का रही है, घर घर जा रही है, उनसे दूरी रखें। क्यों? आपको पता ही है फैकल्टी किसी की भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि जब 20 सेशन में ये आपके स्कूल, इसको जो DBM स्कूल है इसको छोड़ सकती है, और 20 सेशन में छोड़ने का मतलब है आपके भविष्य को खराब करना। वो तो पैसे के लालच में कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लालच में, लेकिन आपके भविष्य को क्यों खराब कर सकते हैं? कि मान लो यहाँ से गए, नए टीचर आए, नए टीचर को एडजस्ट होने में या उनकी भाषा को समझने में, वो किस टाइप से पढ़ाते हैं उनको समझने में 15-20 दिन मिनिमम लगते हैं। उनकी लैंग्वेज है, किस टाइप से पढ़ा रहे हैं, किस क्या है वो, तो आपका 15-20 दिन तो ऐसे ही निकलेगा, फिर सर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उस टीचर से वाकिफ नहीं हो, नए टीचर से। पर जो ऐसे फैकल्टी जो बीच में छोड़ जाती है ना, ये बच्चों का भविष्य खराब करती है, कुछ नहीं करती हैं। तो ऐसे टीचरों से दूर रहें। क्यों? ऐसे जो टीचर रहते हैं ये बच्चों को भविष्य के खराब करने के अलावा कुछ नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्यूब होता है ना, उसमें हवा भरते हैं, हवा हम भरते हैं, ट्यूब खुद फूटता है और नष्ट हो जाता है, नहस-तहस हो जाता है। ऐसी टीचर जो ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंटों में हवा भरते हैं, ये आपके डायरेक्टर वो फलान ने, ये अनुभवी फैकल्टी नहीं है। और एक दिन क्या आप उसी के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में फंसे रह जाते हो, और उसी में सोचना मन सर ने आज वो ही है और ये सर मेरे को पसंद नहीं है। यदि आप शांतिपूर्वक पढ़ोगे, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सअप करो। यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, आपके घर आएंगे, मैं देवेंद्र जी और उदयमान सर,
तो आप कैसे भी क्वेश्चन, और मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने तुरंत सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन आप इन टीचरों के उसमें भड़कोगे तो हो सकता है कि जिस इंसान की 85% हो, जिस बच्चे की 85% हो, वो 58 रह जाए, और जो लड़का सिंसियर तरीका से पढ़ रहा है हो सकता है 58 की जगह 85 हो जाए। तो मेरा यही मैसेज है, ऐसे टीचरों से दूरी बनाए रखें, और इनके लिए आपको कब तमाचा देना है, कब देना है, तब देना है जब आपका रिजल्ट आए। कब देना है? रिजल्ट आए। तो मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ, इन टीचरों को आप कैसे भी आपको मैसेज जो डाल रहे हैं, कल मेरे पर भी मैसेज आया था, बहुत बहस हुई थी, और ना ही मैं इतना बहस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर है, मेरा इस टाइप का नेचर रखना चाहता हूँ कि अपनी मस्ती में मस्त रहो, टेंशन मुक्त रहो। जो फालतू के आते हैं ना टेंशन देने वाले, इनसे दूर रहो। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, और आराम से पढ़ाई करो। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है आप मेरे को मैसेज कर सकते हो।